नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर अब सभी मारवा हाउस में आ जाते थे हैं। इधर सभी मेंबर जो गुलेरिया हाउस के थे वो गुलेरिया हाउस में चले जाते हैं और मल्होत्रा हाउस के जितने भी मेंबर थे वो मल्होत्रा हाउस में चले जाते हैं। इधर स्पेशल डिपार्टमेंट के जो लोग थे वो वहाँ पर अपनी स्पेशल डिपार्टमेंट से गाड़ी को मंगवा कर उधर के लिए निकल जाते हैं और इधर लक्ष्य वो अब मारवा हाउस में ही चला जाता है। और स्वाति मल्होत्रा वो भी खुद अपने भाई किशन मल्होत्रा के साथ वहां चली जाती है। इधर रोहित और अनिका का रूम इतने वक्त के बाद इधर वो दोनों अभी अपने रूम में आ जाते हैं क्योंकि सुहासिनी मारवा ने उन्हें अभी रेस्ट करने के लिए कहा था। जैसे ही वो दोनों यहाँ पर अपने रूम में आते हैं तब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, जब हम यहाँ से पेरिस गए थे तो हमने सोचा नहीं था कि इतना वक्त हमें वहाँ पर लगेगा। सच में मिस्टर मारवा, हमें वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही समय लग गया, लेकिन हाँ ये तो मानना पड़ेगा धीरे धीरे वहाँ पर हमारी पूरी ही फैमिली भी एकत्रित हो गई थी और जिससे सच में हमने वहाँ पर खूब इंजॉय भी हुआ और हम अपने अपनों से मिलेंगे ये वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हमें अपने भी मिले। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, तुम यहीं रुको अनिका, वैसे तुम सही कह रही हो, मैं बस एक बार शावर लेकर आता हूँ। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, मुझे भी शावर लेना है मिस्टर मारवा। इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है, तुम चाहो तो तुम साथ में चल सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। रोहित ने यही बड़े ही शरारती ढंग से अनिका से ये बात कही थी। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, अगर आप कोई शरारत नहीं करेंगे तो ही मैं वहां पर चल सकती हूँ। अब अनिका की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, ठीक है, और वैसे भी हमें पूजा के लिए जाना है और हम लेट हो रहे हैं। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, तो फिर आप भी तो फिर क्या प्लान है आज का? क्या आप भी आज ट्रेडिशनल ही पहन लीजिएगा? आज अपनी फॉर्मल ड्रेस मत पहनना। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका। ये कहते हुए ही रोहित अब अपने कबर्ड से अपने और अनिका दोनों के ही कपड़े खुद ही निकाल कर अब बेड पर रख देता है, क्योंकि अनिका के कहे अनुसार रोहित ने अपनी और अनिका की ड्रेस ट्रेडिशनल ही निकाली थी और वो दोनों अभी साथ में ही शावर लेने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वो दोनों शावर लेकर आते हैं तो इधर रोहित ने आज कुर्ता और पजामा पहना हुआ था, तो वहीं अनिका ने मस्टर्ड येलो कलर की एक साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर उसने अपनी साड़ी को कैरी करने के साथ साथ हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। सच में मेकअप करने के बाद अनिका सच में कहर ढा रही थी। मेकअप को करने के बाद अनिका अब अपनी मांग में थोड़ा सा नाम मात्र का एक सिंदूर लगाती है और अब वो अपने माथे पर मैचिंग करते हुए एक छोटी सी बिंदी और साथ में उसने आज यहाँ पर गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। कोई भी अगर अनिका को देखे तो सच में आज अनिका इन कपड़ों में बिल्कुल जैसे एक घरेलू औरत होती है वैसे लग रही थी, क्योंकि अनिका आज यहाँ पर पूजा पाठ के हिसाब से तैयार हुई थी। तो वहीं आज उसने अपने हाथों में मैचिंग की चूड़ियां भी पहन रखी थी, जिससे उसके हाथ आज बड़े ही भरे भरे लग रहे थे। और ऐसे अच्छे से तैयार होने के बाद अब अनिका रोहित से कहती हैं, मिस्टर मारवा, वैसे अब आप क्या कहेंगे, इस गेटअप में मैं कैसी लग रही हूँ? क्योंकि रोहित जानता था कि अनिका को हमेशा से ही लाइट मेकअप करना पसंद था, इवन ना मात्र का ही, और साथ में वो उसे श्रृंगार वगैरह का कोई शौक नहीं था। लेकिन आज अनिका ने मानो पूरे के पूरे 16 श्रृंगार किए हुए हो। इधर अब अनिका को देखते ही अब रोहित अपने दिल पर अपना हाथ रखता है और रोहित के मुंह से अचानक से निकलता है, हाय, सच में कहूँ अनिका, आज तो तुम बिल्कुल ही कहर ढा रही हो। आज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं अपने ऑफिस का काम कर आया हूँ और तुम मेरे लिए पूरी तरह से सज धज कर बैठी हुई हो। अब रोहित की शरारती अंदाज को सुनकर अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, रहने दीजिए, मैं अब आपकी शरारतों को जानती हूँ, इसलिए हम लेट हो रहे हैं, इसलिए चलें, अब जल्दी से नीचे चलना चाहिए।
इसलिए चलो मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। अब ये सुनते ही अब रोहित भी कहता है हाँ चलते तो हैं, लेकिन यू लुक सो ब्यूटीफुल अनिका, मुझे पूरा तो कहने दो एज यूजुअल। ये कहते हुए ही रोहित अब अपना परफ्यूम लगाने लगता है, तो वहीं अनिका भी अभी अपना परफ्यूम लगाते हुए कहती है मिस्टर मारवा, वैसे आप भी आज कुछ कम नहीं लग रहे हैं। मिस्टर मारवा अब चलें? हाँ हम, और हाँ पूजा के बाद बैग्स को भी तो अनपैक करना है। इस बात पर अब रोहित कहता है ठीक है, दोनों मिलकर करते हैं। इधर अनिका अभी चलते हैं। ये कहते हुए ही वो दोनों अभी अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाने लगते हैं। तो वहीं अब तक तीनों ही बच्चे भी अभी पूजा के लिए रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। अब तक पूरी की पूरी फैमिली अब धीरे धीरे ही पूजा का टाइम शुरू होने से पहले ही नीचे आ जाती है। इधर सुहासिनी मारवा, जो कि अभी पूजा की तैयारियों को लगभग पूरा करा चुकी थी, वो अब रोहित और अनिका को जब एक साथ आता हुआ देखती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अब अपने दोनों ही हाथों से रोहित और अनिका को उनके पास आने के बाद अब उनकी बलाई लेती हैं और उनकी नजरें उतारती हैं और अब कहती हैं वाह, सच में मेरे दोनों ही बच्चे कितने ही सुंदर लग रहे हैं, इनको किसी की नजर ना लगे। और हाँ, तुम दोनों अभी बीच में बैठो, तुम दोनों के लिए ही ये पूजा रखी गई है, इसलिए तुम दोनों का इस पूजा के यहाँ सबके बीच में बैठना जरूरी है। सुहासिनी मारवा ने रोहित और अनिका को ये कहा ही था कि उसकी इस बात पर अब रिया कहती है बड़ी दादी, हमें भी मोम और डैड के साथ बैठना है ना। अब रिया की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है हाँ हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं, तुम सब भी बैठो, जाओ कुछ ही देर में इधर। अब जब तक ये सब बैठने की तैयारियां करते हैं तो पंडित जी अब यहाँ पर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वहीं अब अनिका अब अपने सिर को ढक लेती है, क्योंकि हमारे हिंदू रिवाज के अनुसार जिस तरह से पूजा को प्रारंभ करने पर पूरी पूजा में यहाँ पर अपने सिर को कवर किया जाता है, बस उसी तरह से अनिका भी अब अपने सर को ढक लेती हैं। तो वहीं अब सुहासिनी मारवा भूमिका से कहती है तुम्हें क्या स्पेशल इनविटेशन देना होगा भूमिका, चलो तुम भी अब अपना सिर ढको। अब उसकी ये बात सुनते ही अब भूमिका कहती है दादी माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा दुपट्टा ही बार बार फिसल रहा है, मैं क्या करूँ। ये कहते हुए ही भूमिका अब अपने दुपट्टे को अब फिर से एक बार अपने सिर पर रख लेती है। इधर कुछ ही देर के बाद अब पूजा पूरी विधि विधान से अब शुरू हो चुकी थी। कुछ समय के बाद जब यहाँ पर पंडित जी पूजा को पूरी कर देते हैं तो अब पूजा खत्म होने के बाद अब पंडित जी कहते हैं आरती के लिए सभी अभी खड़े हो जाए। यहाँ पर अब सभी आरती करते हैं। तो वहीं अब सुहासिनी मारवा कहती है रोहित बेटा, पंडित जी को तुम और अनिका ही खाना खिलाना, क्योंकि ये पूजा का नियम है, और अगर तुम दोनों अपने हाथों से इन्हें खाना खिलाओगे तो तुम्हें पूजा का फल जरूर मिलेगा। यहाँ पर रोहित और अनिका अब अपनी दादी माँ के कहे अनुसार दोनों ही अब वहाँ पर पंडित जी को खाना खिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वेंट्स के द्वारा पहले से ही सारा प्रसाद और खाना बना दिया गया था। पंडित जी के खाना खाने के बाद वो उन्हें अब दान दक्षिणा देकर अब उन्हें वहां पर मारवा हाउस से विदा कर देते हैं। यहाँ सुहासिनी मारवा अब कहती है ठीक है, अब चलो हम सब भी खाना खाते हैं, क्योंकि लंच का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। सुहासिनी मारवा की ये बात सुनते ही अब सभी वो टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं और अब वो धीरे धीरे से वहां पर डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। अब वहां पर बैठने के बाद अब सुहासिनी मारवा कहती है पूरा खाना बिना प्याज और लहसुन के ही बना है, और हाँ पूरा खाना मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने हाँ ये जरूर है कि मैंने इसमें सर्वेंट से बहुत सारी हेल्प ली थी। ये सुनते ही अब अनिका कहती है क्या सच में दादी माँ, फिर तो ये बहुत ही टेस्टी होगा। ये कहते हुए ही अनिका वहाँ पर अपनी प्लेट में अब अपना खाना सर्व करती है और अब वो अपना एक निवाला अपने मुंह में लेते हुए कहती है सच में दादी माँ, ये तो बहुत ही टेस्टी है। अनिका की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है वैसे अनिका, माँ सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, और वो भी हमेशा प्याज और लहसुन के बिना। ये सभी मिलकर अब यहाँ पर अपना खाना एंजॉय करते हैं। तो सुहासिनी मारवा अब रोहित से कहती है रोहित, तुम जरा मेरे साथ मेरे रूम में तो आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
सुहासिनी मारवा की इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है दादी माँ। यहाँ पर ये सभी अभी लंच करने के बाद सभी अब एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो वहीं अनिका की नज़र अब वहाँ पर खड़े देविका और यहाँ पर पंकज मारवा की माँ आयुष और उसकी वाइफ, जो कि ये चारों ही अभी वहां पर साथ में खड़े हुए थे। अनिका अब उन चारों को ही एक साथ में बड़े काफी देर से ही देख रही थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पूजा पाठ की वजह से वो उन्हें अभी कुछ नहीं कहती और वो बस उनको ही घूर घूर कर देख रही थी। अब क्योंकि सबका खाना खत्म हो गया था, इसलिए अब अनिका खड़ी होकर अब उनकी तरफ जाती है और अब अनिका उनके पास जाकर कहती है, उम्मीद है कि अब अपनी पहली गलती से आप लोगों ने कुछ सीख ली होगी। आप सभी ने उस वक्त मैं इस घर की बहू नहीं थी, सिर्फ मैं रोहित के बच्चों की माँ थी, लेकिन अब मैं मिस्टर मारवा की पत्नी भी हूँ और इस घर की बहू भी। इस बार कुछ भी ऐसा कुछ भी किया ना तो इस बार तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अब सच में बहुत कुछ ज्यादा हो चुका है। उन सबको ये वार्निंग देते हुए ही, ये कहते हुए ही अनिका अब गुस्से से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं भूमिका और निखिल भी अभी अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ आयुष की नज़र तो सिर्फ रोहित के पर्सनल ऑफिस पर ही थी, तो उसकी नज़र को पढ़ते हुए ही अब धीरज कहता है, जितना मिला है तुम उसे इसमें ही खुश क्यों नहीं रह सकते हो? ज़्यादा पाने के लालच में कहीं तुम वो भी ना खो दो, इसलिए तुम जो भी करने की सोच रहे हो उस पर अभी अपनी उन हरकतों पर लगाम दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से ये सब कुछ चला जाए। अरे जो मिल रहा है तुम्हें उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि तुम इसी के लायक हो। अब धीरज की इस बात पर अब आयुष मारवा कहता है, ये तुम मुझे क्यों कह रहे हो? ये तुम इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि रोहित ने मनाली का सारा काम तुम्हें सौंप दिया है, शायद इसलिए तुम्हारी जुबान इतनी चल रही है। अब उसकी इस बात पर अब धीरज कहता है, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है ना कि मनाली का सारा कार्यभार मुझे मिल गया है, क्योंकि रोहित ने वहाँ का सारा काम मुझे सौंप दिया है। वैसे संभाल लो खुद को, इससे ज्यादा और कितना दलदल में घुसोगे, क्योंकि ये तो तुमने भी सुना होगा कि तुम जितना ज्यादा की भूख लगू करोगे, जितनी ज्यादा तुम उल्टी सीधी हरकतें कर रखोगे, तो तुम इस दलदल से कहीं बाहर निकल ही नहीं पाओगे, बल्कि इसके अंदर और भी घुस जाओगे। इधर यहाँ पर सीधी सीधी ही वो उसे धमकी देकर धीरज अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो वहीं सनी यहाँ पर बस बार बार मुक्ता को ही कॉल लगा रहा था, लेकिन मुक्ता थी कि उसका कॉल को बार बार डिस्कनेक्ट कर रही थी। इधर बार बार उसकी कॉल को डिस्कनेक्ट करने की वजह से सनी के चेहरे पर अब एक टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब सनी को मुक्ता के बार बार फोन काटने से अब वो काफी परेशान हो गया था। इधर सनी को टेंशन में देखकर प्रीति, जो कि काफी देर से उसे देख रही थी, वो उसे कहती है, क्या हुआ है सनी, तुम इतना परेशान क्यों हो? अब प्रीति की ये बात सुनते ही अब सनी कहता है कि प्रीति, मुक्ता मुझसे नाराज है, वो मुझसे बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं कब से उसको कॉल लगा रहा हूँ, लेकिन वो है कि वो बार बार मेरा कॉल डिस्कनेक्ट कर रही है और मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं उसे कैसे मनाऊं। इस बात पर अब प्रीति कहती है, डोंट वरी सनी, अब मैं अपने रोहित भैया से कुछ सीखो, क्योंकि वो तुम्हें जरूर कोई ना कोई उसे मनाने का आइडिया दे सकते हैं। ये कहते हुए ही प्रीति अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। ये सब कुछ देखकर इधर अब देविका कहती है, ये बताओ आयुष कि तुम्हारे ताऊजी और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अरे कितना वक्त हो गया है, उनका तो अब फोन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि काफी समय से वो लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए। देविका की इस बात पर अब आयुष कहता है, पता नहीं, मैं भी काफी वक्त से उन्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे फोन का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर ये सभी अभी एक दूसरे से बात करते हुए ही अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो वहीं इधर दूसरी तरफ अनिका अब अपने रूम में आकर अब अपने रूम के दरवाजे को बंद कर देती है। उसके बाद वो अब अपने बैग को खोलती है, तो उसमें अनिका की नज़र अब उस गिफ्ट पर जाती है जिसे वो पेरिस में भी अनपैक करना चाह रही थी, लेकिन जब भी वो उसे अनपैक करने की सोचती तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था, जो उसे क्रिसमस के दिन उसे वहाँ पर रखा हुआ मिला था।
अब यहाँ पर क्योंकि अनिका अब यहाँ पर अंदर आ चुकी थी, इसलिए अनिका अब उसे गिफ्ट को फिर से अनपैक करने लगती है। जैसे ही अब वो उस गिफ्ट को अनपैक करती है तो उसमें उसे वहाँ पर उस गिफ्ट के तौर पर उसमें एक डायरी थी और उस डायरी के साथ एक नोट भी लिखा हुआ था। उस नोट में लिखा हुआ था कि तुम्हारे पूछे हुए कुछ सवालों के जवाब मैंने जवाब इसमें है। मैं जब भी वक्त मिले तुम इन जवाबों को पढ़ लेना। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। इन नोट्स को पढ़ने के बाद अनिका उस डायरी को बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ खोल देती है, क्योंकि अनिका को भी अपने सवालों के जवाब जानने थे। इसलिए बड़ी ही उम्मीद के साथ कि देखती हूँ इसमें उसे किन किन सवालों का जवाब मिला होगा, क्योंकि इस डायरी को देखकर अब अनिका भी इतना तो समझ गई थी कि ये डायरी उसे किसी ने नहीं बल्कि रोहित के नाना जी ने उसे भेजी है, क्रिसमस का गिफ्ट है। इसलिए वो उसे खोलती है तो उसमें लिखा हुआ था कि देवराज गुलेरिया कहाँ है और वो कैसे मेरे कब्जे में आया। इस सवाल को पढ़कर अब अनिका अब उसके अगले पेज को बड़ी ही एक्साइटमेंट से पलटने ही वाली थी कि तभी अब उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके रूम के दरवाजे को अब नॉक किया है। अब दरवाजे की नॉक की आवाज़ को सुनकर अब अनिका अपने हाथ में ली हुई डायरी को अब जल्दी से अपने बगल के ड्रॉर में रख देती है, क्योंकि अनिका को नहीं पता था कि बाहर दरवाजे पर कौन है और अभी अनिका नहीं चाहती थी कि कोई भी उस डायरी को पढ़े या उसे देखे। इसलिए अब उस डायरी को अच्छे से संभाल कर ड्रॉर में रखने के बाद अब वो दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है और जब वो अनिका जब दरवाजे के पास जाती है तो दरवाजे के पास जाकर अब वो उसे खोल देती है। जैसे ही अनिका ने यहाँ पर अपने कमरे के दरवाजे को खोला तो वहाँ पर उसके तीनों ही बच्चे उसे सामने दिखाई देते हैं। अपने तीनों ही बच्चे को अपने दरवाजे पर देखकर अब अनिका कहती है, क्या हुआ है, तुम सब अब यहाँ पर। इस बात पर अब रिया कहती है, हाँ मम्मा, हम तीनों ही यहाँ पर हैं, पहले हमें लेकिन अंदर तो आने दीजिए ना, तभी तो हम बात करेंगे ना मम्मा। अब रिया की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ आइए, आप सभी अंदर आइए। ये कहते हुए ही अब वो तीनों बच्चे भी अब अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ अनिका अब दरवाजे को बंद कर देती है। यहाँ अंदर आने के बाद रिया अब अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आप नानी माँ की याददाश्त वापस ले आइए ना प्लीज, क्योंकि देखिए ना, हम सबको पता है कि नानी माँ की याददाश्त तो चली गई है, क्योंकि ये तो आप भी जानती, आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो क्या आप नानी माँ की याददाश्त को नहीं ला सकती। रिया की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ ये मैं कैसे कर सकती हूँ रिया। इस बात पर अब रिया कहती है, मम्मा आप हमें मनाली लेकर चलिए फिर, क्योंकि आप बस एक बार हमें मनाली लेकर चलिए, उसके बाद वहाँ पर वो लाल फूल है ना जिससे आपकी याददाश्त आई थी, तो हम उसी लाल फूल के द्वारा ही हम उसके जूस को नानी माँ को पिला देंगे या उस लाल फूल को उनके खाने में डालकर उन्हें खिला देंगे, क्योंकि आपकी याददाश्त भी तो उसी लाल फूल की वजह से ही आई थी ना मम्मा। तो बस हमें उसके लिए बस मनाली ही तो जाना है यहाँ, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप हमें मनाली लेकर चलिए। रिया की इस बात पर अब अनिका कहती है, अरे ऐसा थोड़ी होता है रिया। इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है कि तो मम्मा और फिर कैसे होता है, प्लीज़ आप कुछ कीजिए ना, क्योंकि हम नानी माँ को ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि नानी माँ को तो अभी कुछ भी याद नहीं है। अब बच्चों की इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है मैं कुछ करती हूँ। अनिका की इस बात पर अब रिया कहती है, मम्मा क्या हम नानी माँ से मिलने के लिए क्या मल्होत्रा हाउस में चले जाएं, वहाँ पर हम बड़ी नानी माँ से भी मिल लेंगे, उनसे मिले हुए कितना टाइम हो गया है। अब इस बात पर अनिका कहती है कि ठीक है, हम एक काम करेंगे कि हम कल न्यू ईयर है ना, तो हम कल मल्होत्रा हाउस में चलेंगे। इस बात पर अब रिया कहती है, ठीक है मामा, बट परसों तो आपका एग्ज़ाम है ना, आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी तो करनी चाहिए। अब उनकी इस बात पर अब अलेक्जेंडर भी कहता है, हाँ मोम, रिया बिल्कुल सही कह रही है, क्यों आपको उस एग्ज़ाम की तो प्रिपरेशन करनी है।
यहाँ पर ये सभी अभी आपस में ये सब बातें कर रहे थे। इधर अनिका ने अब बच्चों को बोल दिया था कि वो उनकी नानी माँ की याददाश्त के लिए कुछ करती है। इधर यहाँ मारवा हाउस में ये सब बातें हो रही थी, तो वहीं मल्होत्रा हाउस में नानी माँ के साथ किशन मामा बैठे हुए थे। नानी माँ अब किशन मामा से कहती है, क्या हुआ है किशन, क्या सोच रहे हो तुम? अपनी माँ की इस बात पर अब किशन मल्होत्रा कहते हैं, मैं अपनी खानदानी आयुर्वेद की किताब के बारे में सोच रहा हूँ माँ। अगर स्वाति की याददाश्त नहीं गई होती तो मैं उससे पूछ सकता था। आपको याद है ना कि किस तरह से इतने सालों तक शीला ने इस किताब की वजह से हमें कितना सुनाया है। अब ये सुनते ही अब नानी माँ कहती है, वैसे शीला कहाँ है? काफ़ी वक्त से मेरी उससे तो कोई बात ही नहीं हुई। क्या तुम्हें उसका कुछ अता पता है? क्या तुम्हारी उससे पिछले कुछ समय से बात हुई है या नहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे एक अरसा हो गया हो उससे बात किए हुए। पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं, क्योंकि मैंने जब भी उसे फ़ोन किया वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही है। अब नानी माँ की अब उसकी इस बात पर अब किशन भी कहता है, हाँ मैंने भी उसको कई बार फ़ोन ट्राई किया था माँ। इवन जब मैं पेरिस गया था तो भी मैंने उसे कई बार ट्राई किया था फ़ोन, लेकिन वो मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रही है। अब किशन मल्होत्रा की इस बात पर अब नानी माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, जब उसके पास टाइम होगा तो वो कॉल बैक कर लेगी। तुम तो उसकी आदत को अच्छी तरह से जानते ही हो ना। पता नहीं सच में हमारे घर में वो एक कैसी लड़की है। तुम एक काम करो, मुझे स्वाति के रूम में लेकर चलो। मैं स्वाति से बात करना चाहती हूँ। अपनी बच्ची को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद हमारी बच्ची वापस हमारे घर में जो आई है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती किशन कि मैं अपनी बेटी को जिंदा देखकर सच में कितनी खुश हूँ। अब नानी माँ की इस बात पर अब किशन मल्होत्रा कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है माँ। वैसे उसके लिए आपको स्वाति के रूम में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वाति को लेकर आपके पास ही आता हूँ। और माँ, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम स्वाति को श्वेता के साथ मल्होत्रा फार्मेसी में भेज दें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो मल्होत्रा फार्मेसी में जाएगी तो वहाँ जाने के बाद क्या पता उसकी कुछ याददाश्त वापस आ जाए, क्योंकि उसके पास की कुछ बात शायद उसके माइंड में फिर से रिकॉल हो। इस बात पर अब नानी माँ कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है किशन? अभी तो देखो ना वो आई है, उसे पहले अपने रिश्तों को तो समझने दो, क्योंकि मैं मानती हूँ कि इससे उसकी याददाश्त के आने के चांसेस हैं, लेकिन अभी तो वो यहाँ पर हमारे घर में आई है। उसे पहले हम सबको जानने दो, समझने दो, उसे ये पता लगाने दो कि हम सब के साथ उसका रिश्ता क्या है। उसके बाद ही उसे फार्मेसी में लेकर जाना। वैसे मुझे याद है कि तुम्हारे पापा की डेथ के बाद स्वाति ने ही हमारे खानदानी मल्होत्रा फार्मेसी को संभाला था, और उसे हम बाद में वहाँ भेज देंगे, क्योंकि अब वो थोड़ी ना कहीं जाने वाली है। यहाँ पर नानी माँ और किशन मामा ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में अब अंजलि मल्होत्रा की आवाज़ आती है। अंजलि वहाँ पर कह रही थी, लंच रेडी हो गया है, आप सभी अभी लंच के लिए आ जाओ। इसके बाद अब अंजलि मामी इतना कहने के बाद अब वो स्टाफ से कहती है कि इसे डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए, मैं बाकी सभी को लंच के लिए कह देती हूँ। अंजलि मल्होत्रा की इस बात पर अब स्टाफ ने अंजलि मल्होत्रा से कहा, ठीक है मैडम, और इसके बाद अब स्टाफ भी अपने काम में लग जाता है। तो वहीं अब अंजलि मामी भी ये सब कहने के बाद अब वापस से हॉल में आ जाती है, और वहाँ आने के बाद अब वो कहती है, आप दोनों चेयर पर बैठिए, मैं बस एक बार स्वाति को लेकर नीचे आती हूँ, क्योंकि स्वाति इतने लंबे समय के बाद अब यहाँ पर वापस हम सब के साथ आई है, इसलिए आज उसके लिए सब कुछ नया नया होगा। इस बात पर अब नानी माँ कहती है, तुम्हें आराम करना चाहिए था ना बेटा, तुम भी तो थक गई होगी, क्योंकि तुम भी तो इतने लंबे समय के बाद इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ पर आई हो। नानी माँ की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, नहीं माँ, वो क्या है ना कि परिवार के लिए कुछ करने में तो थकान होती ही नहीं है। आप खुद ही बताओ, मैं किसी और के लिए थोड़ी ना ये सब कर रही हूँ मैं ये सब अपने अपनों के लिए कर रही हूँ। माँ जी, आप सभी बैठिए, मैं बस अभी स्वाति को लेकर आती हूँ।
ये कहते हुए ही अंजलि मामी अभी स्वाति मल्होत्रा के रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अब किशन मामा कहते हैं, माँ आप रुकिए, मैं श्वेता और क्रिश को भी बुला कर ले आता हूँ। इस बात पर अब नानी माँ भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो वहीं किशन मामा भी श्वेता और क्रिश को बुलाने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं नानी माँ उन सब के जाने के बाद अब नानी माँ जो कि अभी अकेली चेयर पर बैठी हुई थी, वो अब अपने मन में सोचती है, चलो अच्छा है मेरे जीते जी मैंने मल्होत्रा परिवार की चौथी जनरेशन को देख लिया है और बरसों बाद मुझे मेरी बेटी भी मिल गई है, जिस बेटी के लिए न जाने मैं कब से तड़प रही थी, जिसमें बेटी की मौत की खबर से मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे ही प्राण निकल गए हों। बस अब एक अफसोस रहेगा कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाई, क्योंकि जो ख्वाहिश मेरे दिल में कभी बरसों पहले थी जब स्वाति खुद कॉलेज में जाया करती थी, लेकिन अब तो समय बीत चुका है। वैसे कितना अच्छा होता ना कि अनिका भी अपने बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने के लिए आ जाती। तो सच में अगर अनिका यहाँ पर आती तो हमारा पूरा परिवार एक बार फिर से साथ होता। वो नज़ारा सच में कितना अच्छा होता। अब जिंदगी से मेरी कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि जब से मेरी बेटी मेरे से छिन गई थी तब से मुझे मेरी ज़िंदगी से यही शिकायत थी। वैसे तो ज़िंदगी में मुझे सब कुछ मिला है, अब अगर मुझे मौत भी आ जाए ना तो मुझे इस चीज़ का कोई भी गम नहीं। या नानी माँ अभी भगवान को शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसे उसकी बेटी वापस मिल गई है, क्योंकि उसे गॉड को धन्यवाद कहने के अलावा धन्यवाद के साथ उसे और कोई शब्द ही समझ नहीं आ रहे थे। वो भी अपनी ही सोच में थी। तो वहीं अब अंजलि मामी अब तक स्वाति मल्होत्रा के कमरे में पहुंच जाती है। स्वाति मल्होत्रा के कमरे में जाने के बाद अब अंजलि मल्होत्रा अब स्वाति मल्होत्रा से कहती है, स्वाति तुम नीचे चलो, क्योंकि सब खाने पर एकत्रित हो गए हैं, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब अंजलि मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा अब हाँ में अपना सिर हिलाती है। वो इस तरह से सवालिया नजरों से अंजलि मामी को देख रही थी जैसे वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही हो। हालांकि स्वाति मल्होत्रा ये सब कुछ जानबूझ कर रही थी ताकि किसी को उस पर किसी भी तरह का कोई भी शक ना हो। इधर अब अंजलि मामी स्वाति मल्होत्रा को अब अपने साथ लेकर अब वो आ रही थी और अब वो उनसे कह रही थी कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो स्वाति, मैं तुम्हें पूरा का पूरा घर घुमा दूंगी ताकि तुम अपनी मर्जी से पूरे घर में घूम सको। ये घर तुम्हारा ही है स्वाति, तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हारा जहाँ पर मन करे वहाँ पर तुम जा सकती हो, रह सकती हो। अब अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब से स्वाति कहती है, जैसा जैसा तुम्हें ठीक लगे। यहाँ पर अब अंजलि स्वाति मल्होत्रा के साथ अब नीचे आ जाती है। तो वहीं अब तक श्वेता और क्रिश को लेकर अब किशन मामा भी नीचे आ जाते हैं। तो वही अब उन्हें देखकर अब अंजलि मामी कहती है, क्या ये दोनों अब तक सो रहे थे, वो भी इतनी लेट तक। अब अंजलि मल्होत्रा की इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं कि अब तक सो रहे थे, इसलिए ही तो ब्रेकफास्ट के लिए ये दोनों नहीं आए। लगता है ये शायद कुछ ज़्यादा ही थक गए थे, क्योंकि आज तो इन लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। ये सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, ठीक है फिर तो अब चलो अब जल्दी से आओ, क्योंकि इन लोगों का ब्रेकफास्ट भी स्किप हो गया है, इसलिए अब आकर जल्दी से लंच कर लो। अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब क्रिश और श्वेता ये दोनों ही अभी हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और अब वो डाइनिंग टेबल पर आकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। तो वहीं अब नानी कहती है कि अंजलि क्या लंच स्वाति की पसंद को ध्यान में ही रखकर बनाया गया है। अब नानी माँ की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, हाँ माँ, आज का पूरा लंच मैंने स्वाति की पसंद को ध्यान में रखकर बनाया है। यहाँ पर सभी अब अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। तो वहीं अब स्वाति कहती है कि बुआ आप मेरे साथ टाइम स्पेंड कीजिए। वैसे आपको पता है कि अनिका दीदी को बिल्कुल आप पर गई हैं, बस उनकी आंखें और उनकी नाक आपसे थोड़ी सी अलग हैं, अदरवाइज यू बोथ आर लुक अलाइक। अब श्वेता ने ये बात कही ही थी कि वहाँ पर अब क्रिश जो कि ये बातों को सुन रहा था वो अब कहता है, हाँ बुआ जी, वैसे तो मैं श्वेता की किसी भी बात से सहमत नहीं होता हूँ, लेकिन हाँ श्वेता ने ये बात तो बिल्कुल सही कही है, क्योंकि अनिका दी का चेहरा बिल्कुल आपके जैसे दिखता है, क्योंकि उसकी बनावट बिल्कुल आपके चेहरे की तरह ही है।